हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सबका सॉल्यूशन चैप्टर अच्छा हो गया होगा। और अब केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में क्या करने वाले, तो सर हमने आदत डाल रखी है, हम शुरुआत में करते हैं रिवाइज जो हमने पढ़ा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, और वहां पे क्या देखा था कि सर केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में कि सर कौन सा रिएक्शन कितने टाइम में कितना होने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स यही तो बात कर रहा होता है कि सर कितने टाइम में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, उसको कैसे फास्ट कर सकते, उसको कैसे स्लो कर सकते। अच्छा, तो सर इसको कैसे मेजर कैसे करते। तो सर मैंने बताया भी था आपको कि सर आप अपनी पढ़ने की स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हो। सर मैं चेक कर सकता हूं कितने पेज कितने टाइम में। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन चेक करता है और वो बताता है कि सर कोई रिएक्शन अगर मैं बात करूं, कोई रिएक्शन के बारे में बात करूं, तो कोई रिएक्शन कितने रेट ऑफ रिएक्शन से हो रहा है, कैसे डिसाइड होगा। तो सर वो हम लोग बात करते थे कि सर इसके केस में ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये क्या करते, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या करते। तो सर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा था कि सर रेट ऑफ रिएक्शन अगर एवरेज निकालूंगा तब तो मैं डेल्टा लिखता हूं, तब तो मैं डेल्टा चेंज लिखता हूं डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी लिख दूंगा, और यहां माइनस लगाता हूं। क्यों? क्योंकि माइनस साइन किसको बता रहा है, डिसअपीयरेंस को। सर यहां माइनस लगाता हूं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सर क्यों? क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। और यहां पे सर बी से डिवाइड करता हूं, रीजन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करना है। सर एक मोल के रिस्पेक्ट में बात होती है। सर यहां पे बात करेंगे तो सर यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1/c डेल्टा टी, और सर प्लस 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यही हो रहा होगा। तो ये सब चीजें होती हैं पक्का। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे देखते थे। फिर किसने बोला सर इसको क्या बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते, सर इसको हम लोग क्या बोलते, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोल देते, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि सर ये क्या है, डिसअपीयरेंस हो रहा है। किसका? सर डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। और इसी को हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल देते थे कि सर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये अपीयरेंस ऑफ सी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है। रीजन कि आपने जब टाइम से डिवाइड कर दिया ना तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेट, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमने कर रखी थी। तो ये रिएक्शन है, इसमें ए का रेट, बी का रेट, सी का रेट, किसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे और फिर उनके डिसअपीयरेंस का और फिर उनके अपीयरेंस की बातें हम लोग कर सकते थे पक्का। केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये पढ़ा था। उससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने जो पढ़ रखा है सर उसको देख लीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर हमने खजाने में आज क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, तो खजाना भी देखना, क्वेश्चन आज खुल के आता है। देखते हैं जिन लोगों ने चैप्टर किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, आप देखो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। और जिन लोगों ने भाई केमिकल काइनेटिक्स से साथ पकड़ा है तो थोड़ा वेट करो, 5 क्वेश्चन के बाद केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे लास्ट क्लास के, वो भी अटेम्प्ट करके देख लेना। तो सर स्टार्ट करें, चलो भाई खजाना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास, सर ये क्या दिया गया है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सर ऑस्मोटिक प्रेशर, साथ में लाइन लिखा है ऑल द सॉल्ट्स आर इक्वली डिसोसिएटेड। इक्वली डिसोसिएटेड मतलब क्या हो जाएगा सर, सारे के सारे इक्वली डिसोसिएट कर रहे हैं। तो सर इसके केस में वेंटा फैक्टर, सर वेंटा फैक्टर क्यों? क्योंकि सर पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। सर टेम्परेचर सेम है, आर सेम होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दिखा रहा है, तो सर पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई वेंटा फैक्टर के। सर इसके केस में कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो कितने पार्टिकल्स जनरेट करेगा, 5। इसके केस में कितना होगा, तो सर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सर इसके केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो सर सबसे हाईएस्ट आई जो होगा वही उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट क्या होगा, उसी का होगा जिसका आई की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी पक्का। सर कोई कैलकुलेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन विद इन सेकंड आप कर सकते हो, एग्जाम के क्वेश्चन विद इन सेकंड आप लोग कर सकते हो। सर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किसने बोला, सर रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो और इस वाले सॉल्ट का। याद करो ये सॉल्ट हमने अलग से क्यों पढ़े थे, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये होता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन आयंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको जब भी हम तोड़ते थे, हम लोग जब भी तोड़ते तो सर ये कैसे टूटता है, ये कैसे टूटता है, ये ऐसे टूट रहा होगा, यही होगा। और सर एक बात बताना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो वेंटा फैक्टर इसके केस में कितना हो जाएगा, 5,
क्योंकि 4 पार्टिकल प्लस 1 ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता था। अच्छा सर इसके बारे में बात करें तो Fe4 FeCl होल 6 FeCl होल 6 इसके बारे में बात करें तो सर ये क्या होगा सर Fe+3 होगा, उसके कितने आइटम 4 और सर इसके कितने हो जाएंगे FeCl होल 6 और ये कितना हो गया -4। सर यहाँ पे वेंटा फैक्टर देखोगे तो सर यहाँ वेंटा फैक्टर कितना होगा 4 पार्टिकल प्लस 3 पार्टिकल, इसका वेंटा फैक्टर कितना हो गया 7। सर किसका रेशियो लेना है दिस अपॉन दिस, तो सर 5/7 5/7 का रेशियो देखेंगे तो 0.71 आ जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा। बस निकालते रहिए ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, बस ये तोड़ने आना चाहिए सर एग्जाम हॉल में। आपको सॉल्यूशन के क्वेश्चन में बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस हमने किया था, तो सर ये वाली चीजें यहाँ पे देख लो। अच्छा किसने बोला सर अगला क्वेश्चन दिखाओ, लो भाई वेंटा फैक्टर इसके केस में सर कितना दिया है 2.74। क्या पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सर पहली बात सर BaNO3 में Ba नाइट्रेट बेरियम नाइट्रेट में, एक बात बताओ बेरियम नाइट्रेट के बारे में बात करूं तो सर इसके केस में आई और अल्फा का रिलेशन क्या होगा सर, व्हाट इज आई, आई इज व्हाट 1 + n-1 इनटू अल्फा, क्यों क्योंकि सर डिसोसिएशन का केस है। कितने पार्टिकल्स में ये टूटेगा, नाइट्रेट अलग 2 पार्टिकल्स में ये अलग, तो सर ये कितना हो जाएगा टोटल 3 पार्टिकल्स में टूटेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2 अल्फा, आई की वैल्यू 1 + 2 अल्फा, आई दिया हुआ है 2.74 1 + 2 अल्फा, सर 2 अल्फा की वैल्यू सर कितना हो जाएगा 1.74, अल्फा की वैल्यू 1.74 अपॉन 2 0.87। सर कितना परसेंट हो जाएगा, अगर अल्फा परसेंटेज में बोला जाएगा तो सर वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज वाले को लिए क्या करना है सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सर कितना आ जाएगा 87%। तो आंसर क्या हो जाएगा 87%। ये फॉर्मूला हमने किसके लिए पढ़ा है, डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन में क्या फॉर्मूला था सर, यहाँ n के बदले क्या कर दो 1/n कर दो, n के बदले क्या कर दो 1/n कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो अगेन, अब देखो यहाँ पे अब की बार किसकी वैल्यू दी है सर, ये क्वेश्चन देख लो मोलल सॉल्यूशन है, वीक एसिड है, वीक एसिड ऐसा दिया है, एसिड डिसोसिएट करेगा। अच्छा सर अल्फा की वैल्यू दी है 20%, तो सर पहली बात अल्फा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अल्फा फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो सर कुछ नहीं 20 बाई क्या कर दे 100 कर दे, कितना हो जाएगा 0.2। अल्फा फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 0.2। सर फ्रीजिंग पॉइंट कैसे, सॉरी अल्फा फ्रैक्शन में कितना आ गया 0.2। किसने बोला सर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बताओ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए डेल्टा TF, सर I इंटू KF इंटू M। अब किसने बोला सर I कैसे निकालोगे, तो सर एक बात बताओ ये HX है, कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा 2, तो सर I की वैल्यू क्या होगी 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, I की वैल्यू क्या होगी 1 + अल्फा, सर I 1 + 0.2 कितना हो गया 1.2। सर I की वैल्यू कितनी आ गई 1.2, KF की वैल्यू कितनी है 1.86, M की वैल्यू कितनी है सर 0.2, कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है 0.45 के आसपास आ जाएगा, 0.45 के आसपास पहुंच जाएगा। देख लो अपने पास 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.2 कितना हो गया 0.45। तो सर ये डेल्टा TF आया, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पहले नॉर्मली पानी कितने में फ्रीज करता है 0 पे, और डिप्रेशन होता है तो सर 0 से कितना डिप्रेस हो जाएगा 0.45, तो कितना हो जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस पक्का। तो सर देख लो ऐसे क्वेश्चंस, फिर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस देख लिया। अब एक काम करो, कल जो हमने किया है, अगर हमने जो कल क्वेश्चन किया हुआ है उसका क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। किसने बोला सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है। सर ये रिएक्शन लिखी हुई है, सर ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन लिखी हुई है और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है किसका, तो सर रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है किसका सर DNO/dt का वैल्यू दी हुई है कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर सेकेंड, यही लिखा हुआ है, ये चीज गिवन है।
मुझसे किसने बोला सर आप रेट ऑफ रिएक्शन बताओ एंड कंजम्पशन ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr बताओ। मैं एक काम कर सकता हूं क्या सर, एक इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा -1/2 डी NOBr, इसका कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाई dt। सर इसको क्या लिखूंगा +1/2 सर NO/dt इज इक्वल्स टू प्लस सर क्या हो जाएगा डी Br2 अपॉन क्या हो जाएगा dt। यही होगा सर पक्का। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकाल सकता हो, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास कितना आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग सर 1/2 टाइम्स डी NO/dt होगा। तो सर 1/2 टाइम्स पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻4 या फिर 8 इंटू 10⁻⁻5। रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया। फिर किसने बोला नहीं सर मुझे तो कंजम्पशन चाहिए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr चाहिए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr चाहिए। तो सर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr जो होता है वो क्या होगा -DNOBr अपॉन dt। सर ये वैल्यू मुझे चाहिए, ये किसके इक्वल होगा सर, कल ही हमने पढ़ा है 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर 2 टाइम्स 8 इंटू 10⁻⁻5 कितना आ गया 16 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर सेकंड हो गया। निकालते रहो, कंजम्पशन ऑफ NABR बोला, ओवरऑल रिएक्शन बोला, सर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक से पकड़ के निकाल सकते थे ना। हमने क्या करा रिएक्शन को लिखा किसी एक के टर्म्स में भी, चाहे तो हम लोग उसको निकाल सकते थे। श्योर है सर। अच्छा किसने बोला नहीं सर एक काम करेंगे ये हो गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसा है सर, यहाँ पे 2 चीजें दी हुई हैं सर। अगेन फिर से रिएक्शन में लिख देता हूँ, जिन लोगों को ये वाली स्लाइड्स देखने में अब क्वालिटी में फर्क पड़ रहा होगा तो उन लोगों के लिए मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ भाई, टेंशन मत ले। तो बस ये देख ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। बोला जा रहा है कि सर अगर आपके पास डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4 है। तो सर व्हाट विल बी माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। सर ये कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, जब भी आपको बोला जाए ना तो आप एक काम करो, रेट ऑफ रिएक्शन से सब लोग आपस में रिलेट हो जाते हैं। सर देख लो अपने पास, सर अपने पास देख लो सर डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी सर -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी सर इज इक्वल्स टू सर +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये लिख सकता हूं पक्का। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन ये। अब किसने बोला सर मुझे तो ये दिया हुआ है, सर यहां से क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा क्या, या फिर चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक काम कर लो, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों से यहां से एक रिलेशन निकाल सकता हूं। व्हाट इज दिस सर माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये 3 इधर चला गया तो मैं लिख सकता हूं 3 बाई टाइम्स डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो सर पुट कर दो 3/2 टाइम्स डेल्टा NH3 बाई टी 2 इंटू 10⁻⁻4 कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁻⁻4 बस अपना आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करते रहो। सर आपने रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में बोला नहीं था तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। मुझे क्या निकालना था, ये निकालना था सर ये 3 कहाँ चला गया, उस साइड चला गया, हो गया। ये डिसअपियरेंस हो रहा है, वो उसका क्या हो रहा है अपीयरेंस हो रहा है, NH3 क्या हो रहा है अपीयर हो रहा है, H2 क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है। तो बस ऐसे ऐसे कहानी देख लो पक्का। चलो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने साथ सामने, देख लो क्या बोला जा रहा है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऐसे दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है इंक्रीज कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज कर रहा है कितने से सर, कितने से इंक्रीज कर रहा है, ये रिएक्शन देख सर बी का इंक्रीज हो रहा है 10 सेकेंड में, मतलब डेल्टा बी दिया हुआ है, डेल्टा बी दिया है 5 इंटू 10⁻⁻3 और टाइम दिया गया है डेल्टा टी कितना 10 सेकेंड का। तो सर इससे क्या आ गया, इससे क्या आ गया, इससे क्या आ जाएगा। तो सर सिंपल सी चीज है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है।
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है तो क्या होगा सर, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही होगा सर, प्लस में ही लेना है क्योंकि अपीयरेंस हो रहा है। तो सर रेट ऑफ अपीयरेंस कितना चेंज हो रहा है सर, 5 इंटू 10 की पावर -3, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो सर इसको सीधा सीधा 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो गया, निकाल दो। कुछ सोचना ही नहीं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना इंक्रीज हो रहा है, इतना है, 10 सेकंड में इतना, मतलब बी इतना इंक्रीज हो रहा है, चेंज कितने का है बी में, इतना 10 सेकंड में है, तो इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इतना से चेंज हो रहा है। अच्छा, किसने बोला नहीं सर एक काम करते, एक काम कर लेते हैं, अब ये चीजें तो हो गई, रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कितना आंसर आया 5 इन 10 की पावर -4, फर्स्ट वन। नेक्स्ट किसने बोला सर अगला क्वेश्चन दिखाओ, अब जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है, सर एक बात बताओ, माइनस डीवी बाई डी टी बोल रहा है, क्या होगा, ए रिएक्शन क्या लिखा है भाई साहब, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1/2 dB बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 dC बाई डी टी, और लास्ट वन डी बाई डी टी, यही लिख सकते हैं। अब बताओ मुझे सर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो सर यहां से मुझे निकालना है माइनस डीवी बाई डी टी, सर माइनस डीवी बाई डी टी निकालना है, तो एक काम लिख सकता हूं क्या सर, इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स 5 इंटू 10 की पावर -4, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, देख लो, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे एग्जाम हॉल में, करते रहो, अपने पास ए का चेंज दिया है, बी निकालना है, निकालते रहो, इस तरह क्वेश्चन भरे पड़े होंगे सर एग्जाम हॉल में, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ तक की चीजें हमने कर ली थी, यहाँ करने के बाद हमने स्टार्ट करना था कि सर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, चीजें हम लोग कर सकते हैं, रेट डिसअपियर होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है सर, रीजन की रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, उसके आगे माइनस लाएंगे, रिप्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके आगे नॉर्मली प्लस रहेगा, ये चीजें हमने कर ली। अच्छा, हमने दो टाइप का कल रेट भी पढ़ा था, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस रेट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, और उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब ग्राफ का स्लोप भी निकाल के आप निकाल सकते हो, ग्राफ का स्लोप भी क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। यहाँ तक की चीजें हो गई थी, तो सर खजाने के क्वेश्चन आपने कर लिए, प्लस अब यहाँ तक की चीजें कर ली, याद कर लो यार। अब याद करने के बाद कुछ लोगों को लगा कि नहीं सर एक काम करते हैं, एक काम करते हम लोग ना, सर रेट ऑफ रिएक्शन को आपने किसके टर्म्स में लिखा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख रहे हो, मान लो ये है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, थोड़ा देखना अपने पास, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप किसके टर्म्स में लिख रहे हो, सर रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो -1/a डी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हो, किसने बोला सर अगर मान लो ये गैस होता तो गैस के केस में क्या लिखते, गैस के केस में क्या लिखते, मान लो ये गैस होता तो गैस के केस में क्या लिखते, सर ये 1/b, सर चेंज इन b अपॉन dt, अगर ये गैस होता तो क्या करते आप लोग, गैस के केस में क्या करते, गैस के केस में क्या करते बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई, ये तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, सर अगर गैस का केस होता तो गैस के केस में हम लोग क्या कर रहे होते, सर इन केस ऑफ गैसेस अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ गैसेस अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना भी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, गैस के केस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, PV इज इक्वल्स टू nRT, सो व्हाट इज प्रेशर N/V RT, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्सेंट्रेशन बोल देते थे, कॉन्सेंट्रेशन P इज इक्वल्स टू CRT, यही था शायद, पक्का। तो सर प्रेशर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, तो सर कॉन्सेंट्रेशन के बदले अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के बदले ऐसा लिख दूं, किसी को दिक्कत, पक्का, मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ ए अपॉन RT, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ बी अपॉन RT, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को प्रेशर ऑफ सी अपॉन RT, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी को क्या लिख सकता हूं, सर प्रेशर ऑफ डी अपॉन RT। सर देखो ध्यान से,
अब सर अब इस केस में, सेम केस में रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि सर कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या पुट कर दिया, सर कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या पुट कर दिया, प्रेशर अपॉन आर टी। आर और टी कांस्टेंट है तो नीचे ले देता हूं, और प्रेशर ऑफ ए अपॉन डी टी कर देता हूं। पक्का? सर ये देख लो, -1/b आर टी, और ऊपर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी डी टी हो गया। ये लिख देता हूं। सर यहाँ पे देख लो तो 1/+1/c, आर टी तो नीचे आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है प्रेशर ऑफ चेंज किसका होगा, प्रेशर ऑफ सी का, अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे +1/d, प्रेशर ऑफ डी अपॉन आर टी इंटू डी टी। सर ये देख लो, प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखोगे, प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो सर प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, आर टी से अल्टक से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। प्रेशर के टर्म्स में बोलेगा तो बस एक टर्म लेके आना है, किसके टर्म्स में, आर टी के टर्म्स में लिख लेना है। तो इन केस ऑफ गैसेज आप ऐसे भी लिख सकते हो, वहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, केस ऑफ गैसेज कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, वहां क्या होता है, प्रेशर का टर्म। क्योंकि गैस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म उतना रिलेटेबल नहीं होता, प्रेशर का टर्म ले लेते हैं और उससे देख लेते हैं। फिर किसने बोला सर एक काम करो, आपने एक काम करो, ये तो आपने प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, चीजें हो गई, ठीक है, चेंजेस देख लिए। अब एक काम कीजिए, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आखिर डिपेंड किस पे करता है, और ये चीजें अब स्टार्ट होंगी अपने पास, एक नए तरीके से लेके आई जाएंगी, और उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, और वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक टाइप से हम नया टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। सर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोला जाता है, अगर कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। कोई रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो सर अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तुम खुद समझदार हो, एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वो प्रोडक्ट से ज्यादा, पहले एक सिंपल सी बात बताओ, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा या पहले रिएक्टेंट पे। कोई भी रिएक्शन आएगा तो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, और उसकी पावर कितनी ले ली, एन। एन क्या होगा, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मतलब कुछ नहीं, एक नंबर है, नंबर है एक, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर मैथ्स का एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बताएगा कितने से चेंज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की पावर एन पे। और यहां से रेट के बारे में बात करूं तो सर ये हो जाता है के इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, वेयर के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट, के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं रेट कांस्टेंट। के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट, या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट। दिस इज व्हाट रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर रेज टू सम पावर डिपेंड करेगा, विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कुछ पावर पे। अब वो पावर क्या होगा वो देखेंगे, अभी निकालेंगे, मैथमेटिकली भी निकालेंगे। लेकिन सर ये देख लो, ये कांस्टेंट आया, उसका नाम क्या रख दिया, स्पेसिफिक रेट, या फिर क्या रख दिया, रेट कांस्टेंट। पक्का? अच्छा, किसने बोला सर, अगर एक बात बताओ, मान लो ऐसा रिएक्शन होता तो, अगर ये एन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर बात करें तो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन की वैल्यू पावर है तो पावर कुछ भी हो सकती है, कैन बी, पावर है तो कैन बी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है। सर पावर है, मैथ्स का एक पावर है, तो पावर 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। पावर है, जैसे मर्जी वैसे हो सकता है। पक्का? अब एन क्या बताएगा मैथमेटिकली कितना चेंज होना है। मान लो एक सिंपल सी बताता हूँ, अब अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन की भी डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको रिलेट करता है, किसको नहीं रिलेट करता है, वो देख लेंगे। लेकिन हाँ ये देख लो अपने पास कि सर रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये रिएक्टेंट की पावर एन, एन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सर इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक कहानी बनाते हैं। सर रुको, पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेते हैं कि सर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। कि सर रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर बात करें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू रिलेट rate of reaction with concentration of reactants raised to concentration of reactants raised to
देयर पावर which may or may not be equal to sir their stoichiometric coefficient मतलब जो अपने पावर पे जितना ज्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कुछ भी होगा रेज टू द पावर, और वो पावर हो सकता है मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेटा अब देखो इसमें क्या है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद क्या होता है हमारी जिंदगी में कि भाई रेट लॉ क्या है, मतलब ठीक है सर आपने बोला रिएक्टेंट पे, अगर एक रिएक्टेंट है तो उसकी पावर कुछ ले लेंगे। अब वो पावर कहां से आएगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आता है, एक मिनट पहले रुको। जैसे देखो अगर ये रिएक्शन मेरा फेवरेट रिएक्शन है, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब किसने बोला सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x होगा और b की पावर y होगा, वेयर x एंड y आर व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो x क्या बोलूंगा कि सर ये a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, सर विथ रिस्पेक्ट टू a। अच्छा व्हाट इज y, सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू b, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू b। सर ये इसके रिस्पेक्ट में हो गया, ये ए के रिस्पेक्ट में हो गया, ये बी के रिस्पेक्ट में हो गया। किसने बोला सर तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोल देंगे एन, और ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सर ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया एक्स प्लस वाई, क्योंकि सर दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकती है। और यहां से रेट के बारे में लिखना चाहूं तो सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के ये ऐसे भी तो लिख सकता हूं। फिर किसने बोला सर एक बात बताओ, x और y a और b के इक्वल नहीं हो सकते, सर x और y मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू सर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो हो सकता है इक्वल भी हो और ना भी हो, तो अब लोगों के मन में ख्याल है भाई ऐसा क्यों, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो मेरे साथ तो एक्स और वाई डिसाइड कैसे होगा, तो याद रखना है एक्स और वाई डिसाइड कैसे होता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी से, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ये, ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आप और मैं ऐसे देख के नहीं बता सकते, किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंट चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे आज ही देखेंगे, लेकिन हाँ सर सिंपल सी बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब सर रिएक्शन ए की कितनी पावर में फ्लक्चुएट कर रहा है, बी के कितनी पावर में फ्लक्चुएट कर रहा है, सर इसको हम लोग क्या बोल देंगे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो ये ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया और ये बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया, और दोनों को अगर सम कर दोगे एक्स प्लस वाई को ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। पक्का सर ये देख लो विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी को हम लोग ले लेंगे। अच्छा किसने बोला सर एक बात बताओ रेट इन दोनों पे, सर अगर तीन रिएक्टेंट होता तो तीनों के ऊपर डिपेंड करता, तो सर एक्स और वाई क्या है पहले, उससे पहले एक्स और वाई डिसाइड कैसे होता है, तो सर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक सिंपल सी चीज पहले बता देता हूं। मान लो कोई रिएक्शन दिया है, उसका रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि सर के रिएक्टेंट की पावर, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सर रिएक्टेंट की पावर 2, इसका मीनिंग समझना। अगर रेट दिया है किसी का ऐसे, किसी का रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है और ये चीज लिखी हुई है, अब मुझे किसने बोला कि सर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट को चेंज कर दोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इसको चेंज कर दो इज डबल्ड, मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को आपने डबल कर दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू रेट, सर व्हाट विल बी द न्यू रेट, सर क्या होगा रेट पे कितना फर्क पड़ेगा, सर व्हाट विल बी द न्यू रेट, क्या हो जाएगा सर कितना होगा। अगर मैं बोल दूं कि सर ऐसे लिखा हुआ है, सर एक बात बताना अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, अब देखो इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, अगर इस तरह क्वेश्चन आए रिएक्टेंट का आपने वैल्यू क्या करी डबल कर दी, तो सर अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं, रिएक्टेंट अगर ए से प्रोडक्ट जा रहा है, अगर ये रिएक्शन है तो पक्का ए की पावर 2 लिख दूं, ठीक है। सर आपका इनिशियल रेट कितना है k इंटू ए की पावर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोल रहे हो,
कि सर क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या हो रहा है, ए सर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2a में। ए को आपने क्या किया, डबल कर दिया, तो सर जो न्यू रेट होगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू, अब सर ए के बदले क्या लूंगा, 2a की पावर 2, तो सर क्या हो जाएगा सर k इंटू 4a² आ जाएगा। और अगर मैं न्यू रेट को देखूं तो न्यू रेट को क्या लिखूंगा सर, 4 टाइम्स k इंटू ए की पावर 2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओल्ड रेट। तो सर जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, ओल्ड न्यू रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स ओल्ड रेट, मतलब आपका रेट कितना हो गया, 4 गुना हो गया। कैसे, क्योंकि आपकी पावर कितनी है सर, 2 की पावर कितनी बाहर आ रही है, 2 स्क्वायर। सर देख लो 2 की पावर कितनी बाहर है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाहर आया मतलब 4 बाहर आ गया। पक्का सर, एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में आएंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ठीक है आएगी तो उसको लिख लेना, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन सर ये सब क्वेश्चन अपने को तगड़े रंग चाहेंगे। सर देखो अपने पास, मुझसे किसने बोला सर मान लो ऐसा दिया है, तो अगर ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है, अगर ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है और इसका रेट लिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है और अब बोल दिया जाए कि इफ concentration of A is doubled and B is then what will be the effect on, or then what will be the effect on, so then what will be the effect on, सर क्या इफेक्ट होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, बताओ क्या होने वाला है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल कर दिया, बी का हाफ कर दिया, इफेक्ट क्या होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन पे, कैसे निकालेंगे, तो सर कुछ नहीं, सीखो देखो अपने पास, तुम्हें पुराना रेट क्या दिया गया है सर, k इंटू ए की पावर 2, बी की पावर क्या है 1, तो सर एक काम करो ना, अपने पास ये रेट दिया हुआ है, एक काम करो सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सर ए को आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, और बी को आप क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, बी को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड बाई 2 कर रहे हो। तो एक काम करो, न्यू रेट अब निकालने चलते हैं। न्यू रेट कितना हो जाएगा, के इंटू ए को क्या लिखूंगा 2a की पावर 2, बी की वैल्यू क्या लिखूंगा b/2, सर कितना हो जाएगा k इंटू 4 a का स्क्वायर b, सर ये b/2 इधर आ जाएगा, पक्का सर इसको क्या लिख दूं 2 टाइम्स k a का स्क्वायर b लिख सकता हूँ, और ये चीज क्या है सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेट कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, क्या न्यू रेट कितना हो गया 2 टाइम्स ओल्ड रेट हो गया। तो आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ए का डबल किया, बी को हाफ कर दिया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होगा इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये चीज अपने पास देख लो, कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल, बी का क्या हो गया हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ए को 2a कर दिया। अच्छा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा है, किसने बोला नहीं सर अगर ऐसा कुछ भी लिख दे, तो अगर ऐसा लिख दिया जाए, तो मान लो कोई रिएक्टेंट है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब जैसे इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन देना शुरू करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है 3 है, ऐसे दे दिया मैंने। अब क्यों मैं उस तरह लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और अब मैं बोल रहा हूं कि इफ बोथ ए एंड बी, इफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, अगर इन दोनों को डबल कर दिया, देन what will be the effect on, then what will be the effect on सर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, कैसे निकालोगे भाई साहब। जब आपको ऐसा दे दिया गया तो उस केस में क्या करोगे, सर अब की बार तो लिखा ही नहीं, अरे कोई बात नहीं ना, अभी आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा है कि सर रेट क्या लिखा है, ए के रिस्पेक्ट में कितना बोल रहा है 2, बी के रिस्पेक्ट में कितना बोल रहा है 3, तो बस हो गया, ये लिख दो, यही तो लिखना है शायद, पक्का। अब किसने बोला सर ए और बी दोनों को डबल कर दिया, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वो लिखूंगा कि सर ए भी क्या हो गया है, ए को आपने डबल कर दिया है, और बी को आपने क्या किया है सर, बी को भी आपने क्या किया है डबल कर दिया है,
ए को भी डबल, बी को भी डबल। अब बताओ न्यू रेट जो होगा, न्यू रेट जो होगा वो किस पे किसके इक्वल होगा? न्यू रेट इज नथिंग के इनटू, सर यहाँ पे 2a की पावर 2, यहाँ पे 2b की पावर कितना 3, सर ये कितना हो गया 4, a की पावर 2, ये कितना हो गया 8 इंटू बी की पावर 3, तो सर ये कितना हो जाएगा 32 टाइम्स के, ए की पावर 2 बी की पावर 3। सर ये क्या होगा? न्यू रेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सर न्यू रेट 32 टाइम्स ओल्ड रेट हो जाएगा। सर देख लो, आपने डबल किया, ए और बी को डबल किया, उसकी पावर कितनी बाहर आ रही है? 2 की पावर 2 बाहर आ रही है तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 बाहर आ रही है तो क्या हो रहा है 8। अब ए और बी की वैल्यू नहीं दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ऐसे निकाल लो। पक्का श्योर हो सर? तो अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया ऐसा है कि रेट का एक्सप्रेशन दिया है, उसमें डबल करें ट्रिपल करें तो हो जाएगा क्वेश्चन, सर देख लो अपने पास पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए उसके ऊपर। अच्छा किसी ने बोला उल्टा दे दिया जाए तो, उल्टा दे दिया जाए तो, अब किसी ने बोला सर उल्टा दे दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो, अगर मुझसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि सर एक काम करते, मुझे नहीं पता, बस एक ना रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, एक रिएक्शन, if a is doubled, a is doubled, rate will be 8 times the initial rate. what will be अगर a को डबल कर रहे हैं तो रेट हो जा रहा है अपने पास 8 टाइम्स द इनिशियल रेट। what will be the order of reaction with respect to a? सर a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर आपने a को डबल किया और आपका रेट कितना हो रहा है 8 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब कि सर अगर मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूं, इस रिएक्शन का रेट लिख दूं तो रेट कैसा होगा सर k इंटू रिएक्टेंट कौन है ये, और इसकी पावर क्या ले लेता हूं n। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे नहीं पता, एक काम करो, ए को कितना बोल रहे हो तुम डबल करने की, तो रेट को डबल करोगे तो सर न्यू रेट जो होगा, रेट डैश लगा देता हूं, वो कितना होगा 2a की पावर n, और रेट डैश कितना हो जाएगा k इंटू, या इसको थोड़ा 2 की पावर n को बाहर ले लेता हूं, 2 की पावर n बाहर आ गया k इंटू ए। सर ये तो इनिशियल था, तो सर ये इनिशियल वाला कितना है, ये पुराना वाला कितना है ये, तो इसका ये कितना टाइम्स बोल रहा है 8 टाइम्स बोल रहा है, मतलब इनिशियल रेट ये था, इनिशियल रेट का कितना 8 टाइम्स है, मतलब 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 8 है। सर 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से n की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, तो n की वैल्यू 3 लिख दी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं चाहूं तो उल्टा करके भी निकाल सकता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो भी निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने कुछ नहीं, a को डबल करके चेक कर लिया, a को डबल करके चेक कर लिया, 2 की पावर n बाहर आएगा, और 2 की पावर n कितना टाइम्स लिख रहा है 8 टाइम्स, तो मतलब क्या हो गया सर 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बस क्वेश्चन ऐसे करते रहिए, अटेम्प्ट ऐसे करना है, आप जब भी क्वेश्चन देखो उसके हिसाब से सोच लो। अगर मुझसे कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा देगा ना, मैं ये देखूंगा उसकी पावर ले लो, सर डबल का पावर कितना 2 की पावर है। जैसे किसने ऐसा बोल दिया कि सर ऐसा कोई है कि सर a प्लस बी है प्रोडक्ट बन रहा है, a प्लस बी है प्रोडक्ट बन रहा है, a प्लस बी क्या बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है, a प्लस बी क्या बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है सर, एक काम कर लेते हैं, a प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस केस में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर इफ a is doubled, the rate becomes 4 times, or if b is doubled, the rate becomes 2 times. Calculate order of reaction and order of with respect to a and b। ए और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर निकालो और ओवरऑल रिएक्शन का भी ऑर्डर निकालो, ओवरऑल ऑर्डर का भी रिएक्शन निकालो, सर रिएक्शन का भी ऑर्डर निकालो। कैसे? सर एक बात बताओ, ए अगर डबल किया, ये डबल किया, अब सिंपल सा, मुझे नहीं पता तो मैं एक काम कर लेता हूँ, रेट को कितना ले लेता हूँ, रेट कितना ले लूंगा कि a की पावर x, b की पावर क्या ले लूंगा y।
अब तुम खुद बताओ, अगर a की पावर को, तो a को तुमने डबल किया, a को डबल किया तो रेट कितना टाइम बन जाएगा, रेट बिकम्स, अगर सर a को डबल किया तो रेट बिकम्स 2a यहां लिखोगे और 2a में से क्या बाहर आएगा 2 की पावर x, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4, मतलब क्या हो गया 2 की पावर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देख लो खुद से, a को तुमने, क्वेश्चन को देखो, a को तुमने बोला मैं डबल करता हूं तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स, लेकिन सर a को डबल करके देखो, यहाँ 2a करोगे, a तो पावर x सेम रहेगा लेकिन 2 का पावर कितना बाहर आएगा 2x, और 2x की वैल्यू तो कितनी दी है 4। किसने बोला नहीं सर b को डबल किया है, तो b को डबल करके देख लो, रेट कितना बन जाएगा, अगर मैं b को डबल करूंगा तो रेट कितना बन जाएगा 2 की पावर y, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 2, मतलब 2 की पावर 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। पक्का? तो सर देख लो सर, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर x प्लस वाई कितना हो गया 3। सर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, तो सर ये कितना हो जाएगा 2, और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा 1। पक्का? बस कैसे कर रहे हैं, तो सिंपल सा, a को डबल कर रहे हो तो a को डबल चेंज क्या आएगा 2 की पावर x ही तो बाहर आएगी। सर कैसे, तो अरे x लिया है, मेरी मर्जी, तुम y ले लेते, z ले लेते, कुछ भी ले लेते, बस उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हो गया। सर तो क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको बस ये देखना चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। पक्का? चलो भाई एक काम कर दो, अब ये सब तो क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, अब एक काम करिए, अब आप लिखे लिखाए क्वेश्चन कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है, a टू b जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, अगर a को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, अगर a को डबल किया तो सर a को 2a कर रहे हो, तो मैं मान लो ऐसे बोल देता हूं, ध्यान से देखना सर, दो लोगों पर डिपेंड कर रहा है, फिर से लिख लो k इंटू ए की पावर x और b की पावर y, ऐसे लिख लिया करो एग्जाम हॉल में। अच्छा चलो, a को डबल करेंगे, सर a को डबल करेंगे, ठीक है, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 4 टाइम्स, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कितना हो गया सर, रेट कितना हो गया 2 की पावर x, और यही कितना हो जाएगा, रेट कितना हो रहा है 2 की पावर x, और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड 2 की पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर किसने बोला सर a को 2a कर दिया, a को देखो, अब किसको बोल रहा है कि सर अब एक काम कीजिए, b को जब आप डबल कर रहे हैं ना, जब b को आप डबल कर रहे हैं, b को आप 2b कीजिए, b को आप 2b करके देखिए, अब रेट देखिए कितने टाइम्स हो रहा है, रेट बिकम्स कितना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, b को 2b करोगे तो 2 की पावर क्या बाहर आएगा, y बाहर आएगा, और 2 की पावर y, सर उसमें बोल रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब सर इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, 2 की पावर y का चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब जैसा था वैसा ही है, मतलब सारी वैल्यूज क्या है उतने ही टाइम्स है, 1 टाइम्स ही है, तो सर 2 की पावर 0 कितना हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, बस। सर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो सर यहाँ पे रेट a, सर k इंटू ए की पावर 2, b की पावर क्या हो गया 0, तो k इंटू ए की पावर 2, b की पावर क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन, बस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने, अब आपको बस क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका सीख लो कि सर आपने a को डबल किया, ठीक है भाई, a को डबल करेगा तो चेंज क्या आएगा 2 की पावर x का ही तो चेंज आएगा, b को डबल करेगा तो क्या चेंज आएगा 2 की पावर y का, सर आपका चेंज कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब आप कितने हो, जितना पहले थे उतने ही हो, 1 टाइम्स ही हो, यहाँ 4 टाइम्स था 4 टाइम्स के इक्वल कर दिया, यहाँ 1 टाइम हो, अच्छा सर किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो सर y की वैल्यू क्या हो गई 0। पक्का? सर ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन है, दोनों डबलिंग द इनिशियल कांस्टेंट, बोथ द रिएक्टेंट्स को कितने से इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स, ठीक है। सर ये रिएक्शन है, फिर से दो लोगों पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने क्या किया, a की पावर क्या ले लेता हूँ x ले लेता हूँ, b की पावर क्या ले लेता हूँ y ले लेता हूँ। अगर मैं a को भी डबल कर रहा हूँ और b को भी डबल कर रहा हूँ, तो सर इन दोनों केस में मैंने क्या देखा कि रेट क्या हो जाएगा, रेट बिकम्स, अगर मैं a को डबल करूंगा तो उससे क्या बाहर आएगा 2 की पावर x, b को डबल करूंगा तो उससे क्या बाहर आएगा 2 की पावर y, और उसकी वैल्यू कितनी है 8, यही है। सर एक बात बताइए, दो लोग मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, और ये क्या है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तुम बोलोगे सर सॉल्यूशन तो अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा स्टेटमेंट देखो, सर डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, अगर b को डबल करते हैं तो b को डबल करने से रेट कितना हो जाता है
अगर रेट के बारे में बात करें तो रेट कितना हो जाएगा, b को डबल करोगे तो 2 की पावर y टाइम्स होगा, और उसकी वैल्यू कितना लिख रहा है 2 टाइम्स, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि x प्लस वाई कितना है 3। तो सर देख लो a की पावर 2, b की पावर क्या आ जाएगी सर, b की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऐसे करके रिएक्शन करते रहो। सर देख लो अपने जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आराम आराम से बस देख लो कि हाँ भाई ये कितने से फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, कितने से डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लेकिन सर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं ये, फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं सर, फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं। आपको ये सब एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, उसके हिसाब से पूछा जाएगा। तो सर x और y का जो ऑर्डर निकालना है उसका एक क्वेश्चन तो ये होता है कि इसको डबल करो उसके साथ क्या हो रहा है, इसको ट्रिपल करो उसके साथ क्या हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे होंगे। किसने बोला सर एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो सर एक मिनट ध्यान से देखना, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालते हैं, और एग्जाम हॉल में आप उसी के हिसाब से सीखना। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, मान लो कोई रिएक्शन है a प्लस बी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता हूं, एक्सपेरिमेंट 1 2 3, सर a का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में 0.1 है, b का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितना है 0.1, रेट कितना है शुरुआत में, तो रेट मैं लिख देता हूं 2 इंटू 10 की पावर -3। सर सेकंड कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इसकी वैल्यू 0.2, सर ये कितनी रही 2, सर इसकी वैल्यू 0.4, ये सर 0.2, ये कितना रहा 0.1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो सर ये हो गया अपने पास 3 इंटू 10 की पावर -। ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको एग्जाम हॉल में, ये ऐसा करके एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ऐसी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना, ऐसे करके चीजें दी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। अब बोला जा रहा है कि सर इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके, आप इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके मुझे ये बता दीजिए कि सर कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ये निकाल के दिखा दो। आप कैसे निकालोगे देख लो, अपने पास कैसे निकालोगे ये देख लो, कैसे निकालोगे। अब ये एक्सपेरिमेंट दे दिया, एक बात बताओ, मुझे नहीं पता ए और बी का ऑर्डर क्या है, तो मैं एक काम करूं सर, मैं क्या ले लूंगा सर, सॉल्यूशन में रेट क्या ले लूंगा, रेट को क्या ले लूंगा k इंटू ए की पावर x, b की पावर क्या ले लूंगा y। सर पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा करूंगा, बाद में इसका ट्रिक बता दूंगा, अपने आप ही काम खत्म हो जाएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतना लिखने की। एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट 1 से क्या लिख सकता हूं, एक्सपेरिमेंट 1 से क्या लिख सकता हूं, रेट की वैल्यू पुट कर दूं k इंटू 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर क्या हो गई y, ये लिख सकता हूं पक्का। अच्छा इसमें चाहो तो और भी चीजें निकाल सकते हो, देखते हैं अभी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 से क्या लिख सकता हूं, एक्सपेरिमेंट 2 से क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 की पावर -3 k इंटू, सर ये कितना हो गया 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y। किसने बोला सर एक्सपेरिमेंट 3 को लिखना चाहूँ, तो भाई तू भी ऐसे लिख सकता है, रेट कितना है 16 इंटू 10 की पावर -3 k इंटू सर 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, ये ऐसे लिख सकते हो पक्का, यही है। किसने बोला सर इससे क्या फायदा होगा, अरे मैथ्स निकालेंगे ना भाई, मैथ्स यूज करने वाले, देखो ना कैसे मैथ्स यूज करने वाले। सर एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 का अगर रेशियो ले लेता हूं, अगर मैं 1 और 2 का रेशियो ले लेता हूं, 1 और 2 का रेशियो ले लूंगा तो क्या होगा सर, देखना अपने पास, अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 का रेशियो ले लूं, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो क्या होगा, के कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सर क्या हो रहा होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल्स टू सर ये 0.1 अपॉन 0.2, दोनों का पावर सेम है तो इसको ऐसे ले लेता हूं, और इसको भी लिखना चाहूं तो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर
y लिख सकता हूं क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। सर y कितना होगा कि उसकी वैल्यू 1 होगी, तो सर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो सर y की वैल्यू कितनी आ गई 0। सर b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 0 आ गया। फिर किसने बोला सर ये तो बहुत सही चीज निकाली एक्सपेरिमेंट 1/2 करके। अब एक काम करो एक्सपेरिमेंट 2/3 करके देख लो या 1/3 करके देख लो। कैसे? सर एक एक्सपेरिमेंट 1/3 करके देखो, एक्सपेरिमेंट 1/3 करके देखो क्या मिलेगा तुम्हें। एक्सपेरिमेंट अगर 1/3 करके देखोगे आप, सर 1/3 करके देखिए क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू k इंटू, सर इसकी वैल्यू 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, k इंटू सर 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर क्या हो जाएगी y। ऐसे लिख दो। सर देखो k के कैंसिल आउट, 0.1 की पावर y कैंसिल आउट। ये कितना हो गया सर 2 से ये कितना हो गया 8 टाइम्स 1/8 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.2 की पावर x। सर ये डेसिमल डेसिमल हट गया तो 1/2 की पावर x। 1/8 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सर देख लो अपने पास, सर यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। तो मैं सर अब तीनों चीजें निकाल सकता हूं। अगर मैं रेट को लिखूं, अब रेट को लिखूंगा तो रेट क्या होगा k इंटू ए की पावर 3 b की पावर क्या हो गया 0। सर दोनों के केस में लिख सकता हूं रेट, और यहां पे ये 3 क्या है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 3 प्लस 0 कितना हो गया 3। निकाल दो। ए के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा 3, बी के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा 0। मतलब किसके कितने पावर पे डिपेंड करता है, ये क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें करनी, एक्सपेरिमेंट दिए हैं तो वैसे निकाल लो। अच्छा अब तुम्हें लगा सर इतना लंबा कौन करेगा, ऑब्वियस है स्कूल के एग्जाम में करना है, सीबीएसई के लिए करना है, बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आप लिख के करेंगे ऐसे। रियल लाइफ में कभी भी ऐसे लिख के नहीं करेंगे। हम रियल लाइफ में बस चेंज कर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम चीजों को ना ऑब्जर्व करेंगे। कैसे? तो देखो चीजों को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे मुझे बोल दिया गया कि सर एक काम कर लेते हैं। यहाँ देखो ए और ए दिया है, ए को सेम रखा हम लोगों ने, देखना आप ध्यान से 1 मिनट में क्वेश्चन होगा। ए को सेम रखा है, बी को क्या किया डबल किया। देखो यहाँ पे पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, ए को सेम रखा है, बी को मैंने क्या किया डबल किया। बी अगर डबल होगा, अगर बी को मैंने डबल किया, सर बी के डबल होने से रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी को डबल करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब सर बी को डबल करो ट्रिपल करो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब बी की पावर कितनी होगी 0 होगी। तो सर सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ गया। फिर देखो सर b को कॉमन ले लो, b सेम है, a को डबल किया, b सेम है, फर्स्ट एंड 3 को देखो ध्यान से, फर्स्ट एंड 3 को देखो, b सेम है, a को डबल किया, ये कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया। सर a को डबल किया, b रेट कितना हो गया डबल 8 टाइम्स हो गया। अगर a के डबल करने से रेट 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब 2 की पावर कितनी फ्लक्चुएट कर रहा है। सर इसको डबल किया, ये 8 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 की पावर कितने फ्लक्चुएशन कर रहा है 3 पे। तो इसीलिए अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस वैसे वैसे स्टार्ट कर लो अपने पास। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे 1/3 ऐसे करते रहिए, हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी चीजें करते रहो। अब मुझे किसने बोला सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर क्वेश्चंस देखें। अब कोई भी क्वेश्चन ना हम लोग पूरा ऐसे लिख के नहीं करेंगे, एक बार लिख के दिखा दिया, जिसको लगता है लिख लिख के करो, अदरवाइज हम क्वेश्चन में बस ऑब्जर्व करेंगे टेबल और वहां से आंसर निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे नहीं पता ए की पावर क्या है, बी की पावर क्या है, बस मुझे एक चीज बताई गई, सर ये टेबल बता दिया गया है, मैं इस टेबल में ऑब्जर्व करूंगा। क्या? एक बार ए को फिक्स कर दो, एक बार ए को फिक्स कर दो। देखो ए फिक्स्ड है, सर बी को आपने यहां से यहां 0.5 से 1 कर रहे हो, बी को डबल किया, सर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है डबल हो रही है। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 हो रहा है, मतलब बी की पावर कितनी है सर, इसका मतलब बी का पावर कितना है 1। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास डबल पैसा आया और डबल ही खर्च हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया दोनों की पावर क्या है 1 ही है। क्योंकि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से हो गया, मतलब यहां भी 2 की पावर 1 होगा और यहां भी 2 की पावर 1 आंसर आ रहा है पक्का। तो बी की पावर 1 आ गया, चलो भाई ठीक है। अब देखो किसने बोला सर ऐसे निकाल दिया आपने। अब देख भाई कोई कैलकुलेशन नहीं, बी की पावर 1 देख लेंगे। फिर किसने बोला सर ए को डबल कर दो, यहां देखो इसको ध्यान से देखना,
यहाँ b सेम है, यहाँ क्या है b सेम है, इसको मैंने क्या किया 2 डबल कर दिया, इसको मैंने क्या किया डबल कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है कोई चेंज हो ही नहीं रहा, कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब सर नो चेंज, मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ 1 से, और 1 क्या होता है सर 2 की पावर कितना होगा 0, तो इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा सर इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 0, बी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, और सर ये हो जाएगा मेरे पास रेट। तो बस ये पकड़ लो क्या हो गया सर k इंटू ए की पावर 0, b2 की पावर क्या हो गया b2 की पावर 1, तो कौन सा हो जाएगा सर मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हो गया। सर आपको कोई कैलकुलेशन पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल एक को कांस्टेंट कर दो, एक को कांस्टेंट कर दो और देख लो सर कैसे चेक करूंगा, तो सर एक बार देखो फिर से देखो, एक कांस्टेंट हुआ, बी को आपने डबल किया, ये डबल हो गया, मतलब 2 टाइम्स किया 2 टाइम्स ही बाहर आ रहा है, इसका मतलब पावर कितनी है 1। सर यहाँ पे देखिए आपने बी को कांस्टेंट किया, ए को डबल किया, ए को डबल किया, कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ए में ए का कोई रोल नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन में, ए का कोई रोल नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि सर उसको डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इसका मतलब ए का कोई रेट ऑफ रिएक्शन में कोई रोल नहीं होगा, पक्का। तो ऑर्डर क्या है ये बताता है किसका कितना रोल है, अगर मेरी पावर 2 है तो उसका रूल क्या होगा, तो वो बता रहा होगा अपने पास, पक्का। सर ये देखो अगला क्वेश्चन देखो विद इन सेकंड कैसे सॉल्व होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से इसमें किसी को पकड़ लो। सर देखो अगर मुझे बी को देखना है तो ए को कांस्टेंट कर दो, सर यहाँ देखो ये क्या हुआ हाफ हुआ, सर डिवाइडेड बाई 2 किया आपने, बी को क्या किया 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है। या चलो इसको नहीं करना तो एक काम करो किसी और पकड़ लेते हैं, देखो ना अपने पास जैसे ये देखो ए यहाँ और यहाँ कांस्टेंट है, बी को देखो बी यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ, बी यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2, रेट में कितने का चेंज हो रहा है सर 8 का चेंज हो रहा है, इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, चेंज कितने का हो रहा है 8 का, इसका मतलब सर 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी, तभी होगा ना सर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, आप सोचो ना अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सर उसमें चेंज कितने का हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर, इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, तो सर इसका 2 की पावर x, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो b के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, b के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 3, तो b के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो रेट जो होगा k इंटू बी की पावर कितनी हो गई 3, b की पावर कितनी हो गई 3। अब किसने बोला सर एक काम करो b की पावर 3, अब एक काम करो a निकाल दिया, b निकाल दिया, a पे आते हैं, a के लिए मुझे b को कांस्टेंट करना है, किसी एक को कांस्टेंट कर लो, सर ये रहा b कांस्टेंट कर दिया, b कांस्टेंट हो गया, a को कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, a को कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, सर इसमें क्या हो रहा है कोई चेंज आ रहा है क्या, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब a को डबल कर दिया तो भी रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब सर b की वैल्यू क्या होगी, सर a की वैल्यू क्या होगी, पावर कितनी होगी 0, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, a की वैल्यू अभी भी कितनी है सर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, a को डबल भी कर दिया तो रेट में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो हो गया सर क्वेश्चन अपना विद इन सेकेंड अटेम्प्ट। बस करना क्या है चेंजेस देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब रेट को देखिए चेंज किस तरह से कर रहा है, अगर मैं आपको डबल कर रहा हूं और आपकी वैल्यू 8 टाइम्स आ रही है, इसका मतलब कि सर आपकी पावर कितनी है 3, अगर आपकी वैल्यू डबल कर रहा हूं और आपका ज्यादा आ रहा है, आप डबल कर रहा हूं आपकी वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब आपका पावर कितना है 2, बस ये आंसर पकड़ लो, सर क्या हो जाएगा यही आंसर फिर से आ जाएगा, पक्का। सर देख लो ये सब क्वेश्चन अब एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड कर सकते हो, ये देख भाई फिर से एक लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ इस टाइप का, ये देखो फिर से इसमें से किसी एक को कांस्टेंट मानना शुरू करो, किसी एक को कांस्टेंट मानना शुरू करो, जैसे मैं क्या करता हूं मैं एक सिंपल चीज करता हूं, पहले बी को कांस्टेंट मान लेता हूं, बी देखो यहाँ कांस्टेंट है कोई टेंशन नहीं, ए को तुमने कितना किया 4 से मल्टीप्लाई किया, ए को तुमने कितना किया 4 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे गेम क्या खेला गया है पावर्स में खेला गया है, सर ये कितना है इसको सही से देखो ना तो इसको लिख सकते हो आप 24 इंटू 10 की पावर -3, कैसे तो 2.4 को नीचे लेके आओ, अब देखो इसके और इसके बीच में कितना हो गया सर इंटू 4 है, देखो तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया रेट में भी कितने का चेंज आया उतना ही चेंज आया, मतलब 4 का पावर a का पावर कितना है 1, तो a की पावर कितनी हो गई सर रेट a की पावर कितनी हो गई 1, अगर 4 टाइम्स किया और पावर 2 होता तो कितना आता 16 का चेंज आता, पावर 2 होता तो कितने का चेंज आता 16 का चेंज आता। अब यहाँ देखना a की पावर 1 हो गई, मुझे किसने बोला सर a छोड़ दो a तो निकल गया, b पे आओ, b कैसे निकालेंगे तो b में देखो फिर से b में गेम खेला गया है क्या, तो सर बी में देखते हैं, ए को कांस्टेंट कर दो, ए कांस्टेंट है, बी को मैंने क्या किया डबल किया, बी को मैंने क्या किया डबल किया,
अब इन दोनों को ध्यान से देखना। सर इसको लिख सकता हूं मैं 10⁻²। सर इसमें और इसमें कितने का चेंज है? 4 का। मतलब सर इसका 4 टाइम्स हो गया। 2 मल्टीप्लाई तुमने बी के अंदर कितना चेंज किया? डबल किया। और आंसर में कितना चेंज आ रहा है? 4 का। मतलब 2 की पावर कितनी होगी? बी की पावर कितनी होगी? सर 2 होगी। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रेट बोल देंगे। तो सर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? ए की पावर 1 बी की पावर 2। आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो सर कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन दिया है, उसका एक्सपेरिमेंटल अगर वैल्यूज दी हैं तो वहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि सर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इस इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस आएंगे उसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि भैया ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू कांस्टेंट है, बी में चेंज हुआ, इसके चेंज के कारण रेट में कितना चेंज हुआ? 4 का। मतलब कितना पावर होगा? बी की पावर कितना लेंगे? 2। ए को बी को कांस्टेंट मान लो, ए को 4 टाइम्स किया, चेंज कितने का आया? 4 टाइम्स का। इसका मतलब क्या हो गया? ए की पावर कितनी है? 1। बस इस तरह के क्वेश्चंस करते रहिए सर, इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहिए पक्का। तो देख लो भाई साहब, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, ऑर्डर और रिएक्टेंट की पावर। मतलब रिएक्टेंट की पावर मतलब कितना उसका पावर हो रहा है एन पे। अब एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, ऐसे हवा में नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी निकालने जाएंगे हवा में नहीं आ पाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली होता क्या है, हमने कल 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी है ना, हमने 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो सर, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, कल हमने 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखो कैसे कैसे निकालते हैं। हमने एक ये रिएक्शन पढ़ी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो एक स्टेप में होती है। 1 स्टेप रिएक्शन को ही तो क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। 1 स्टेप रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि सर ये क्या होगा? मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन। एक से ज्यादा स्टेप होगा, मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप से ज्यादा वो स्टेप लेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सर यहां पे अगर ये रिएक्शन है, ए प्रोडक्ट बना रहा है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सर जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, वही आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। आंख बंद करके आप ये लिख सकते हो, जो भी ये क्या है? एक ही ऑर्डर का स्टेप का रिएक्शन है। तो इन केस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, in case of elementary reaction, order is equal to stoichiometric coefficients of reactant। reactants के stoichiometric coefficients हो जाएगा। मतलब अगर 2 लोग होते, मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर मान लो ऐसा लिखा होता a प्लस बी क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। अगर ऐसा एलिमेंट्री स्टेप लिखा हुआ है a प्लस 2b ले लेता हूँ, तो सर पता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखता? मैं रेट क्या लिखता? रेट सीधा सीधा लिख सकता हूँ k इंटू ए की पावर 1 b की पावर कितना हो जाएगा? 2। a की पावर 1 b की पावर कितना हो जाएगा? 2। तो सर इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये याद रखिएगा, ऑर्डर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है। आंख बंद करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दिक्कत है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर सर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जाएं तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई है, एक से ज्यादा स्टेप है, तो उसमें सर ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय, ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय स्लोएस्ट स्टेप, slowest step, which is also known as rate determining 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 step। इसी को हम लोग बार बार बोलेंगे RDS। सर ऑर्गेनिक में भी खूब नाम सुनोगे इसका। सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लो अगर अपने पास बोला गया कि सर मेरे पास ना ये रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है और 2b से सी जा रहा है, सी से फिर डी जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है? ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है? ए से 2, ओवरऑल रिएक्शन, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। स्टेप 1 क्या है? ये स्टेप 1 क्या है? ये स्टेप 2 क्या है? सर स्टेप 2 क्या है? तो अपने पास ये स्टेप 3 है। 3 स्टेप्स में मान लो ये रिएक्शन हो रही है। सर एक बात बताओ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है? ए से डी जा रहा है,
ओवरऑल रिएक्शन यही। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे तो इसका रेट पता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के इंटू सर जो स्लोएस्ट स्टेप है ना उसके ऊपर, देख लो स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इन तीनों में सबसे स्लोएस्ट स्टेप मैंने सेकंड वाले को बताया तो उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो होने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लो, अगर देखो नॉर्मल रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। लेकिन अगर सर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स हो रहे, एक से ज्यादा स्टेप्स लग रहे, उस केस में एक से ज्यादा स्टेप्स में क्या करेंगे हम लोग, ये चेक करते हैं कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप देखो उसके हिसाब से बता दो अपने पास। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहां पे देख लो सर रिएक्टेंट कौन है, ए, प्रोडक्ट कौन है, डी, बट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की पावर 2 पे। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की पावर 2 पे। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की पावर 2 पे। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की पावर 2 पे। हो जाएगा सर पक्का। तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा सर अब ऐसे करके कोई भी रिएक्शन दिया जाए ना, कोई भी रिएक्शन दिया जाए तो मुझे बता सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मान लो किसी का मैकेनिज्म दिया हुआ है, किसी का मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो वहां से ये बता सकते हैं कि यार ये मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है, 2-3 स्टेप हो रही है, तो इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप को पकड़ लो। सबसे स्लोएस्ट स्टेप वाला रिएक्शन जो होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑर्डर डिसाइड करेगा। पक्का। तो सर ऑर्डर निकल जाएगा, श्योर हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। जैसे ये देखो, अगर किसने बोला सर ये रिएक्शन है, सर इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, A2 पहले टूट रहा है, फास्ट फास्ट टूट रहा है, फिर A2 क्या कर रहा है, A प्लस B2 बना रहा है। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे आप, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखिए ध्यान से, तो सर ऐसा हो रहा होगा, A2 प्लस B2 क्या बना रहा है, 2AB बना रहा है। यही ओवरऑल रिएक्शन, शायद देखो ओवरऑल रिएक्शन यही दिख रहा होगा। A2 क्या हो रहा है सर, A2 पहले टूट रहा है, फिर B2 में कन्वर्ट हो रहा है। सर सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये। लेकिन दिक्कत क्या है सर, दिक्कत क्या है कि सर देखो, अब अगर मैं इसके देखो अब इसका ऑर्डर बोला गया, तो एक काम करते हैं सर, रेट क्या हो जाएगा, रेट किस पे डिसाइड होगा, ये स्लोएस्ट स्टेप पे। तो सर क्या होगा, k इंटू ए की पावर 1 और B2 की पावर क्या हो गया 1। अब दिक्कत पता है क्या है, रिएक्टेंट कौन है, A2 और B2 है। तुमने B2 तो ठीक लिखा, लेकिन A को कैसे हिसाब किताब करे। सर आंसर 2 मत टिक कर देना, क्यों, क्योंकि सर A क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बना है और रिएक्शन के एंड तक खत्म भी हो जाएगा। देखो शुरुआत में A2 रहा, बाद में कौन आया, AB आया। सर A2 B2 ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो एक काम करते हैं ना सर, आपने एक चीज लिखी है, A2 को क्या लिखा है, A प्लस ए, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, A2 इज इक्वल्स टू, पहले स्टेप को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, स्टेप 1 मेरा ऐसा है। तो सर यहाँ से ये क्योंकि फास्ट रिएक्शन है, इसका एक काम करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ क्या। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, a की पावर 2 डिवाइडेड बाई अरे a की पावर 2 डिवाइडेड बाई A2, यही होगा, यही होगा ना सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही लिखते हैं। अच्छा यहां से a क्या आ जाएगा, a की पावर 2 क्या आ जाएगा, a की पावर 2 देखूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, और ये कितना आ गया A2। सर यहाँ से a की वैल्यू क्या लिख दोगे, अगर अंडर रूट लेके जाओ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है अंडर रूट, और A2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। सर a की वैल्यू ये लिख सकता हूँ, पक्का। सर अब देखो स्टेप 1 से मैंने निकाल लिया, अब इसको रेट में, क्योंकि इंटरमीडिएट का टर्म्स में नहीं लिखते हमेशा, जब भी टर्म्स में लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा, सर मैंने ये लिखा था अभी, मैंने ये लिखा था इंटरमीडिएट के टर्म्स में लिख दिया था, लेकिन भाई इसको इंटरमीडिएट के टर्म्स में ना लिख के हम चाहते तो इसके टर्म्स में भी लिख सकते थे। कैसे, तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से लिख सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन है बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। सर एक बात बताना, मैं इसको a को हटाना चाहता था, a को हटाना चाहता हूं, तो a को हटा के क्या लिख सकता हूं, k इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, A2 की पावर 1/2, B2 की पावर कितनी हो जाएगी 1। एक बात बताना, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, सर ये नया कांस्टेंट बना लेंगे। अगर मैं इसको k डैश कर दूं, तो सर मेरा रेट एक्सप्रेशन क्या आ गया A2, ये क्या हो गया B2। सर एक बात बताओ, ये क्या हो गया है सर k डैश,
सर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 1/2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2। कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, 1.5। तो सर ये मेरा आंसर आ जाएगा 1.5। सर ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। जिन लोगों को भी लगता है कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करनी है, भाई साहब ये क्वेश्चन अपने को डबल ट्रिपल प्रैक्टिस कीजिए। रीजन कि इसमें स्टेप 1 से मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया है। इक्विलिब्रियम हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी याद हो। रिएक्टेंट की पावर, सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। प्रोडक्ट की पावर जो भी इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट की पावर उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे करके हम आंसर निकालते थे। याद आ रहा है कुछ? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये देख लो। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आज तक जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने कर लिए कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप से डिसाइड होता है। और इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन फिर सोचना ही नहीं। अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो तो फिर क्या का सोचना यार। जहां एक दो स्टेप होते वहां पे दिक्कत आती है ना। अब एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ होती है, जहां प्रॉब्लम आती है सब 9th क्लास के बाद 10th में ही आ सकते हो ना, एक ही स्टेप है। लेकिन सर 10th के बाद कहीं भी जा सकते हो, आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, साइंस में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जहां मल्टीपल स्टेप है वहां सोचना पड़ता है कि यार मतलब साइंस में जाएं, आर्ट्स में जाएं, ह्यूमैनिटीज में जाएं, कहाँ जाएं, कॉमर्स में जाएं। तो कहाँ जहां मल्टीपल स्टेप्स होंगे, कॉम्प्लेक्स स्टेप में सोचना है कि स्लोएस्ट स्टेप देखो, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन इंटरमीडिएट के टर्म्स में भी दिया होगा तो टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्का? चलो, मुझे ये पता चल गया कि सर ऑर्डर क्या है, पावर। किसकी पावर, रिएक्टेंट की कुछ पावर है, वो वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जैसे रिएक्टेंट में कुछ भी चेंज करोगे तो उस पावर के साथ वो चेंज होगा, तो रेट को चेंज करेगा। ऑर्डर इज नथिंग अ पावर, जो किसके ऊपर होता है, रिएक्टेंट के ऊपर होता है। ओके, अब आता है एक वर्ड कि सर एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सर ये कुछ नहीं, ये बता रहा होता है कि सर ये क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing collision, undergoing effective collision to form effective collision to form effective collision to form प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इफेक्टिव कोलिजन कर रहे, जितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कराते हैं। सर ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे ऑर्डर में क्या था, एक्सपेरिमेंट करके चेक करना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू इट कैन नॉट बी, सर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सर आप बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी कोलिजन के आप प्रोडक्ट बना ले। सर बिना निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, और फ्रैक्शन में भी हो ही नहीं सकता। सर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस याद रखना। ये क्या है, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना कोलिजन में जाएंगे, तो सर क्या होगा अपने नंबर ऑफ कॉलेज। जैसे मैं बोलूं सिलेक्शन कैसे होगा, तो सर जितनी कॉपी आप भरेंगे, जितना आप क्वेश्चंस लिखेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, तो सर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन में जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी में सर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जीरो कभी हो ही नहीं सकता, बिना कोलिजन के कोई प्रोडक्ट बनाएगा ही। सर निगेटिव तो एकदम ही नहीं हो सकता, आधा आधा मॉलिक्यूल कभी होता ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी बहुत सिंपल सी है सर। मॉलिक्यूलरिटी जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर, डिफाइन कह रहा हूं। अब मॉलिक्यूलरिटी के केस में देखो तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना, मॉलिक्यूलरिटी जनरली, मॉलिक्यूलरिटी अपने पास ग्रेटर देन 4 तो बहुत ज्यादा रेयर होती है। मतलब एक साथ चार रेयर फेनोमेना होता है। मॉलिक्यूलरिटी एक साथ 4 लोग तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी जनरली कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट करती है, मॉलिक्यूलरिटी अपने पास फ्लक्चुएट करती है सर 1 से लेके 3 तक। ये इतने दिनों में फ्लक्चुएशन जो होती है मैक्सिमम होती है, क्योंकि 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके मतलब 1 से कह रहा हूँ सर 2 और 3 मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, 2 और 3 आसानी से हो सकती है, 2 और 3 आसानी से हो सकती है। 2 लोग आपस में अच्छे से कोलिजन कर सकते हैं, 3 लोग भी ठीक ठाक कोलिजन कर सकते हैं, बट 4 से ज्यादा कोलिजन करना, मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज्यादा है सर, मॉलिक्यूलरिटी अपने पास 4 से ज्यादा बहुत रेयर हो जाएगी। और मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 आती है, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 है, तब भी समझ जाना कि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी 4 आ गई तो और ज्यादा ही है, तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तब तो फिर वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा कोलिजन नहीं करने,
मतलब कोलिजन एक दो लोगों के बीच में होता है। पहले मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये आपस में टकराएंगे, ऐसा नहीं होगा चार नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन एक साथ टकरा रहे हैं, बहुत रेयर, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। एक दूसरे से मतलब ठीक है ना, लड़ाई अगर होगी तो एक दो लोग आपस में लड़ रहे होंगे, ऐसा तो 10 लोग मिलके कोई साउथ इंडियन मूवी थोड़ा ना चल रही है भाई कि भाई 10 लोगों को मार के एक बार मारा तो उड़ के सारे उड़ गए, वैसा फिजिक्स नहीं वैलिड होता। सिमिलरली यहाँ पे कि भैया 3 है या फिर 4 हो सकता है, पक्का। सर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में थोड़ा डिफरेंस है। ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर्स को। रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स को, अगर आप कुछ भी चेंज करोगे उतने पावर से वो चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन में जा रहे हैं, ठीक है। ये जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 4 होने का तो बहुत रेयर फेनोमेना है, ठीक है। अब इसके बीच में देखो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस देखना, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का। सर ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर आपको बोलता है कि सर इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सर ये अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या करता है? इट इज द नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस स्टेप में, वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आरडीएस स्टेप। इट इज इंपेरिकल, इट कैन मस्ट बी डिटरमाइन, हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। It is a concerned with reaction mechanism and it is a theoretical concept। theoretical concept reaction है, ज्यादा इसमें नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होता है। वो किससे होता है? theoretical concept। ये होल नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। सर ये होल नंबर होगा, कभी जीरो हो भी नहीं सकता, नेवर कैन बी जीरो, पक्का। सर ये देख लो अपने पार्ट, इट इज सेम फॉर द होल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन के लिए, चाहे सिंपल स्टेप का हो चाहे कॉम्प्लेक्स स्टेप का हो, सेम होगा। कॉम्प्लेक्स स्टेप में कैसे सेम होगा? सर इसमें जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी से हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे। लेकिन इसके केस में क्या होगा? सर हर एक स्टेप में, मल्टी स्टेप रिएक्शन में हर एक स्टेप में आप क्या करोगे? एक्सप्रेस कर रहे होगे। जैसे देखो ना अपने पास, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये रहा, ये जैसे ये इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूलिटी कितनी है? 2 है। चाहे इसके केस में देखो, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। अब सर सिंपल सी बात है, इसके स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 2। तो सर हर एक स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन हो सकती है, बट रेट किसके स्टेप में डिफाइन होगा? सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में। तो सर ये ध्यान रखना कि रेट और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है। दूसरा कि सर ये क्या है? ये रिएक्शन को रेफर करता है एज अ होल रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इन्वॉल्व, मतलब कितने इन्वॉल्व हो रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल और किस पे डिपेंड करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स पे डिपेंड करता है। तो सर दो चीजें अपने पास, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस याद रखिए, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस याद रखिए, चीजों को रिलेट कीजिए, देखिए कि सर कैसे कैसे चीजें मैं देख सकता हूँ। आज अपने पास सर इसका सेकेंड लेक्चर हुआ, आज थोड़ी अच्छी चीजें भी आई हैं बाहर, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना, थोड़ा सा क्वेश्चंस करना, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए उसको दोबारा तिबारा करके देखना कि हाँ यार कितनी बार हो रहा है, क्या करना है। ऑर्डर क्या होता है? उसकी पावर होती है, जिसको चेंज करोगे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अपने पास हमने क्या किया है? हमने सर रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इवन सॉल्यूशन का हमने रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अगली क्लास से मतलब सॉल्यूशन अब अपना हो गया है कंप्लीट, ठीक है। सॉल्यूशन अब हम लोग कंप्लीट मान रहे हैं, सॉल्यूशन हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स में अब चैप्टर अपने फ्लो में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, और वो बताता है कि रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करते हो, रिएक्टेंट की कितनी पावर पे तुम डिपेंड करते हो, ये बता रहा होता है। तो रिएक्टेंट की पावर देख ली, उससे अपना काम कर लिया। तो ये चीजें ध्यान रखना कि रिएक्टेंट की पावर्स देखनी है, उस पावर को ही ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर के क्वेश्चंस क्या होते हैं? किसी को डबल किया, किसी को ट्रिपल किया, तो उससे कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, पक्का। तो एक काम कीजिए, आराम से आज रिवाइज कीजिए, सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।